हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्षेत्रीय संगठन सार्क यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क। ये है बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है एग्ज़ाम में आने का चांसेस इसको रहता है क्योंकि सार्क जो है हमारे एशिया से ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब ये वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना ये आपके हित में है। और इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। ठीक है, सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना कई मायनों में आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ बीए को ही नहीं बनाता है, वो 8th क्लास 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई सारे सिलेबस को कवर करता है। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड के 10+2 को भी कवर करता है। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से लेके जो है फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के सारे जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक पूरा को ही कवर करता है। इसलिए अभी भी सोचिए मत, विचार मत कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो ही है जो आपका जो है मेरे वीडियो का फ़ायदा होगा। कई मानने में जो है त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल है, आपके भाई बहनों के लिए भी हेल्पफुल है। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जो है प्रोत्साहन कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। अब जो हम देखते हैं क्षेत्रीय संगठन सार्क, आखिर सार्क क्या होती है। कहते हैं कुछ वर्ष पहले जब वर्सल जो है लिपमैन ने एक भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में राज्य के समुदाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वास्तविक इकाई होगी, और उनकी यह भविष्यवाणी काफ़ी सीमा तक सच्ची भी सिद्ध हुई। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ सैकड़ों संगठन अस्तित्व में आ चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रीय संगठनों के अध्ययन के बिना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति का ठीक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पामर और पॉकिंग्स के अनुसार जो है क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीय प्रबंधनों की तरह प्रवृत्ति हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अति दिलचस्प घटनाएँ हैं। कहते हैं 1945 ईस्वी में बाद जब नाटो, सीटो, ठीक है, सीटो और जो था सैंटो, वर्षा पैक्ट और एजेंस, OAS, लिवर लिंक्स और जो है OAU और यूरोपीय संघ, ASEAN तथा सार्क, APSP और G8 और G15, G20 और ब्रिक्स आदि अनेक क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए थे, जिनमें से कुछ आज भी अस्तित्व में हैं और कुछ समाप्त भी हो चुके हैं। और इनके साथ साथ नए प्रति नए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन जो अस्तित्व में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो ये संगठन बनाई जाती है उनका उद्देश्य सिर्फ होता है देश कल्याण। ठीक है, ये सारे क्षेत्रीय संगठन मिल के एकजुट होकर अपने देश की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि एक व्यक्ति जो होता है, एक राष्ट्र जो होता है, उनके लिए समस्याओं को समाधान करना ये असंभव होता है। क्योंकि मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं नेचर का, तो आपको पता है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रही है, किसी एक राष्ट्र से ये समाधान होना संभव नहीं है। तो इसके लिए सारे जो है राष्ट्र इसके लिए जो है अग्रसर रहेगा, कार्य करेगा, तभी जाके जो है जो पर्यावरण जैसे जो है मुसीबत, जो वातावरण को हमें दूषित कर रहे हैं, उसका से कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो सारे देश मिल के जब इस पे काम करेंगे, सभी देश जो इसकी गंभीरता को समझेंगे, तब जाके सलूशन जो होगा कुछ हद तक कामयाब भी होगा। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई देश में युद्ध होता है तो अकेला जो है युद्ध लड़ना संभव नहीं है। आपको पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जो है एक मित्र राष्ट्र थे और एक जो था ध्रुवी राष्ट्र बने, और तब जाके युद्ध लड़ी गई और फिर जाके जो उनका विजय भी हुआ। तो इसमें मित्र राष्ट्र के विजय हुआ, ध्रुवी राष्ट्र की पराजय हुई। तो कहते हैं ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने सहयोगी की साथ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो है हमारे देश ने मिल के जो है कई देशों से मिल के एक सार्क संगठन बनाया है। आखिर सार्क संगठन है क्या? कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो है चार्टर में क्षेत्रीय संगठन की व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में धारा जो है 52 और 53 क्षेत्रीय संगठन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। चार्टर धारा जो है 51A के अनुसार इस चार्टर की कोई भी धारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित क्षेत्रीय संबंध के विरुद्ध नहीं है, परंतु इस प्रकार की संस्था और व्यवस्था और उनकी गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को अनुकूल होनी चाहिए। देखिए, कोई भी गतिविधियां होनी चाहिए वो है जो है संयुक्त राष्ट्र के संघ के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप विपरीत करिएगा तो इसका सजा भी है जो विपरीत ही दी जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा जो है 53A के आर्टिकल में कहा गया है कि जहाँ उचित होगा सुरक्षा परिषद अपनी कार्रवाई को लागू करने के लिए क्षेत्रीय संबंध या एजेंसियों का
प्रयोग करेगी, परंतु सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना इन क्षेत्रीय संबंध या एजेंसी द्वारा कोई व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये बात साफ शब्दों में कहा गया था। अगर हम देखें तो कहते हैं धाराओं को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि धाराओं के अधीन संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन और एजेंसी आदि के निर्माण और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ को मान्यता दी गई है। और आज प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र के पूरक है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी भूमिका जो है बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा है। इस अध्याय में हम जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी इंग्लिश में कह सकते हो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी रहता है ऐसा जो है फुल फॉर्म, ठीक है, जिसे आम बोलचाल में हम इसको सार्क कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस। ठीक है, आखिर सार्क ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देखिए सार्क की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। सार्क जो है एक दक्षिण एशिया में स्थित 8 देश, ये 8 देश से मिलके बना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब कह सकते हो कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने मिल के बनाया है। अगर आपको आसानी शब्दों में याद भी रखना है तो भारत के जिनके सीमा मिल रहे हैं भारत में, वही देश जो है इसके मुख्य सदस्य हैं। तो इसलिए सार्क को याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव जो है क्षेत्रीय संगठन है। इसका आरंभ जो हुआ था 1985 ईस्वी में 7 देशों द्वारा किया गया था और अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाए जाने का निर्णय नवंबर 2005 में ढाका में हुई 13वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। और अफगानिस्तान द्वारा पहली बार अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए सार्क देशों के 14वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो कह सकते हो जब ये स्टार्ट हुआ तो वो था 1985 में, और जो उस समय जो सदस्य देशों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन ढाका को जो है 2005 में सम्मिलित किया गया। कहते हैं अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुई सार्क देशों के 14वें शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और मलेशिया, म्यांमार, दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार निरीक्षण के रूप में भाग लिया गया था। यानी अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय संघ ने भी इसके तरफ दृष्टि जो है उठा रखी है और वो भी इसकी जो है गुणवत्ता को देख के आश्चर्यचकित है। उसके बाद है राष्ट्रपति जियाउर रहमान के यत्न। कहते हैं बंगाल देश के राष्ट्रपति जो जनरल जी.आर. रहमान द्वारा जो है 1970 से 80 के बीच नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा किया गया था, जिसके दौरान उनके द्वारा नई देश के नेताओं के साथ परस्पर सहयोग के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई थी। उनके द्वारा नवंबर 1980 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन विषय में संबंधित एक कार्यपत्र तैयार किया गया था, जिसे विचार के लिए विभिन्न देशों को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त संभावित जो है परस्पर सहयोग के लिए गाढ़ क्षेत्रीय की निसंदेही भी की गई थी। तो कहते हैं ये जो था राष्ट्रपति जी.आर. रहमान के प्रयत्नों से बनाई गई, जो कि 1985 ईस्वी में इसकी संगठन बनाई गई। कहते हैं ये जो थे सभी देशों को जो है गाढ़ क्षेत्रीय देशों को ये जो है पत्र के रूप में भेजा गया और उनके विचार विमर्श को इकट्ठा किया गया। उसके बाद था विदेशी सचिव की कोलंबो बैठक। कहते हैं 1981 ईस्वी में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी.आर. रहमान द्वारा जारी किए गए कार्यपत्र में शामिल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 7 देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के जो है विदेश सचिव को अप्रैल 1981 ईस्वी में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया गया। परंतु इसके साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि इन क्षेत्र के राज्य के बीच द्विपक्षीय त्रिपक्षीय सहयोग भी बना रहना चाहिए। इस बैठक में 5 देश जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, संचार, मौसम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति प्रकट की गई थी और विभिन्न देशों के इस संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा भी गया था। इसके अतिरिक्त 7 देश को एक कमेटी का गठित की गई थी, जिसे सहयोग के लिए दूसरे क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य भी सौंपा गया। उसके पश्चात विदेशी सचिव की काठमांडू बैठक, जो 1981 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि नवंबर 1981 में 7 देशों के बीच सचिव के नेपाल की राजधानी काठमांडू में दूसरी बैठक हुई, जिसमें 7 देशों के अध्यक्ष ग्रुप और 5 देश की कमेटी की सिफारिश पर स्वीकृति दी गई। यातायात, डाक सेवाएं और विज्ञान तथा तकनीकी सहयोग की समस्या का पता लगाने के लिए यह अध्ययन दल स्टडी ग्रुप्स का गठन किया गया। उसके बाद अब विदेशी सचिव के इस्लामाबाद बैठक।
जो 1982 ईस्वी में हुई थी। विदेशी सचिव की तीसरी बैठक अगस्त जो 1982 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई, जिसमें काठमांडू में गठित किए गए अध्ययन ग्रुप की सिफारिश को स्वीकार किया गया और खेलों, कला और संगीत जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावनाओं का पता लगाने के लिए एक अध्यक्ष दल गठित किया गया। इस बैठक में नई देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक बुलाई जाने की जरूरत भी अनुभव की गई। उसके बाद था विदेशी सचिव की ढाका बैठक। विदेशी सचिवों की चौथी बैठक जो थी मार्च 1983 में बंगाल देश की राजधानी ढाका में, जिसमें विभिन्न देशों के स्थापित किए गए पारंपरिक सहयोग का मूल्यांकन किया गया। संयुक्त कार्यक्रम अपनाए जाने के जरूरत पर बल दिया गया और ढाका बैठक में विदेश मंत्री की बैठक के लिए पारंपरिक क्षेत्रीय तैयार किए गए और इस क्षेत्र की शीघ्र बुलाए जाने पर बल दिया गया। और इस बैठक में यह भी निश्चित किया गया था कि विदेश मंत्री की बैठक दिल्ली में होनी चाहिए। उसके बाद था विदेश मंत्री की नई दिल्ली बैठक जो थी 1983 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण एशिया के देशों की विदेश मंत्री की जो बैठक है अगस्त 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई, जिसके अंत पर विदेशी मंत्री द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित नई घोषणा पत्र को हस्ताक्षर किए गए। और इसके अनुसार जो कुछ उद्देश्य थे वो उद्देश्य ये थे कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण का विकास करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ये पहला उद्देश्य था इस क्षेत्र के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्न करने और लोगों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तीसरी बात थी दक्षिण एशिया देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। चौथी थी इन क्षेत्र के देशों को समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन करना। पांचवा जो थी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और तकनीकी और क्षेत्रीय वैज्ञानिक क्षेत्र में पारंपरिक सहयोग का विकास करना। अन्य विकासशील देशों के साथ संबंध मामलों से संबंधित परस्पर सहयोग के सुदृढ़ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त हितों की संबंधित मामले संबंधी परस्पर सहयोग की दृढ़ बनाना। समान उद्देश्य और सिद्धांत वाले दूसरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करना इनकी आखिरी थी। तो कहा जाता है जो इनकी 8 बातें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इन्हीं 8 बातों को लेकर उन्होंने आगे बढ़े। उसके पश्चात है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के लिए बैठक जो 1984 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए पहली बैठक जो थी 27 जनवरी 1984 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ इन क्षेत्रों के देशों में मैत्रीपूर्वक राजनीतिक संबंध का विकास भी होना चाहिए। यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया देशों को अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए क्षेत्र से बाहर के देशों पर निर्भर समाप्त कर देनी चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी की एक बैठक फरवरी 1985 ईस्वी में मालदीव की राजधानी में हुई, जिसमें दक्षिण एशिया के देशों के विदेश मंत्री का एक परिषद का गठन करने पर बल दिया गया था, जिसके द्वारा परस्पर सहयोग की संयुक्त इच्छाओं की स्थगित रूप दिया जा सके। यह प्रस्ताव जो थी विदेशी मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था और ढाका में दिसंबर 1985 में होने वाले राज्य तथा सरकार के अध्यक्षों के पहले सम्मेलन की स्वीकृति के लिए रख दिया गया। उसके बाद था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सार्क का निर्माण आखिर क्यों किया गया। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन सार्क पहले से निश्चित की गई कि योजना के अधीन दक्षिण एशिया के 7 देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को राज्य तथा सरकार के प्रमुखों को दिसंबर 1985 में ढाका में हुए शिखर सम्मेलन में जो था इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संयुक्त संघ सार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई थी और इस संगठन के स्थायी सचिव जो थे स्थापित किए जाने की जरूरत अनुभव की गई, जो बाद में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया। कहते हैं नवंबर 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में जो अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सार्क में सम्मिलित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। अंततः आज सार्क के 8 देश दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। निरीक्षण का दर्जा, ठीक है, भारत ये सार्क ने देशों को निरीक्षण करने का भी मौका दिया है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया, मलेशिया, म्यांमार और अमेरिका को सार्क में निरीक्षण का दर्जा भी प्राप्त है और ये देश निरीक्षण के रूप में सार्क शिखर सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। उसके बाद है सार्क के उद्देश्य। देखिए, सार्क देश बनाने के 8 उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। कहते हैं सार्क धारा 1 के रिगार्डिंग इसको उद्देश्य दी गई है। कहते हैं पहला तो यही होता है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण का विकास करना और उसके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार करना, ये उनका पहला प्राथमिकता है। और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना इनका सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये रहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में
जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना और इसे मजबूत करना भी उनका परम धर्म रहता है। उसके बाद चौथा जो है परंपरा विश्वास में वृद्धि करना और एक दूसरे की समस्याओं को समझना और उनकी कद्र करना भी इसमें सम्मिलित होती है। पाँचवा जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी और पारंपरिक सहायता विकास करना। ठीक है। छठवां जो पॉइंट है दूसरी विकासशील देशों के साथ सहयोग का विकास करना। दूसरे जो विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग करना और उनको ज़रूरत पड़ने पर उनको मदद करना ही सार्क देश का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त हितों वाले मामलों में संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारंपरिक सहयोग की मजबूती करना भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त चीज़ें ही, देखिए अगर दूसरी जगह अगर नाटो है तो नाटो देशों से वार्ता करने के लिए हमें सभी देशों को मिलकर ही बात किया जा सकता है और इसके लिए सार्क होना ही भी इम्पोर्टेंट है। इससे ये होता है कि सभी देश के प्रतिनिधि जो होते हैं, जो नाटो है या किसी और भी देश के जो संगठन है उससे बात करने के लिए वो हिचकिचाएगा नहीं और उनको क्लियर ही बात किया जा सकता है। उसका आठवां पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, सार्क के उद्देश्य के साथ मेल खाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग करना। क्योंकि और भी जो संगठन बनाई गई है उनका भी जो है उद्देश्य यही है, तो उनके साथ सहयोग बनाना और देश को एकजुटता में लेके जाना। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका जो है अकेला मुकाबला करना संभव नहीं है। इसमें से जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पर्यावरण ही है, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सार्क देश ही कुछ नहीं कर पाएगा जब तक सारे देश मिल के इसके ऊपर गंभीर नहीं होंगे, तब तक जो है पर्यावरण के जैसे समस्याओं को सलूशन करना शायद संभव न हो। और हो सकता है कि ये जो गंभीर खतरा के रूप में भी कई बार जो है मानव समाज के लिए खतरा उत्पन्न करे और मानव समाज को नष्ट भी करे। तो इसलिए सभी सार्क देश ही हो, चाहे वो नाटो हो, शीटो हो, वर्सा पैक्ट हो, कोई भी हो, जितने सारे संगठन बनाए गए हैं उनको मिल के अपने जो है विश्व के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना है जो जन कल्याण के लिए उचित रहे। उसके पश्चात था सार्क के सिद्धांत। देखिए सार्क के सिद्धांत भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उद्देश्य जानते हो, उसका अर्थ जानते हो, तो सिद्धांत भी जानना जरूरी है। तो कहते हैं धारा जो है 2 में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। इसका पहला तो उद्देश्य यही रहता है, इसका सिद्धांत यही है कि एक दूसरे राज्यों को प्रभुता, भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप न करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी देश को जो है एक दूसरे के मामले हस्तक्षेप करना गलत है। ये सिद्धांत है कि कोई देश में कोई प्रॉब्लम हो, वो जो है आंतरिक प्रॉब्लम में हस्तक्षेप दूसरा देश नहीं कर सकता। दूसरा है पारंपरिक सहयोग में वृद्धि करना। जो आपसी संबंध होते हैं, आपसी भाईचारे की बातें होते हैं, उनको संबंधों में जो है वृद्धि करना, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। सार्क देशों के बीच सहयोग एक दूसरे देशों के साथ सहयोग के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई देश किसी दोस्त से दोस्ती कर रहा है या उससे आवश्यकता का फ़ायदा उठा रहा है, तो इसमें कोई भी देश अड़चने नहीं डाल सकता है, रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल ऑफ द सार्क। उसके बाद 4th पॉइंट जो यही बात बोलती है कि सार्क सम्मेलन में सभी निर्णय आम सहमति से किए जाएं। यानी इसमें ये हो कि सभी व्यक्ति का जो है परंपरा विचार रखे और सभी के जो सहयोग पाना भी सार्क देशों के जो है इम्पोर्टेंट में से एक मान्यता दी जाती है। उसके पश्चात है सार्क का संगठनात्मक ढांचा। देखिए सार्क का जो है सकारात्मक ढांचा भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ को जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं बनाओगे वो जो है कभी भी स्टेबलेट नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी सामने आती है कि जो है सार्क का संगठनात्मक ढांचा क्या है। कहते हैं राज्य सरकार के प्रमुख की बैठक सार्क शिखर सम्मेलन। तो इसमें यही बात आती है कि यह सार्क का स्वच्छ नीति निर्माणक अंग है और इसकी बैठक वे वर्ष में एक बार होती है, जिसे सार्क का शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सदस्य राज्य के प्रमुख या सरकारों के प्रमुख भाग लेते हैं और यदि किसी एक सदस्य देश का प्रमुख इसके सम्मेलन भाग लेने संबंधी अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो शिखर सम्मेलन जो है स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि इसमें सारे देशों का जो है सहमति होना परम आवश्यक होती है। उसके बाद होता है मंत्री परिषद। सार्क देशों के मंत्री जो है विदेश मंत्री सार्क के मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं और इसके बैठक में साधारण वर्ष में 2 बार होती है और यह जो है नीतियां का निर्माण भी वहीं पे की जाती है। नीतियों और कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती है कि उनके द्वारा जो कार्यक्रम बनाई गई थी उसका क्या परिणाम निकला है। ये समीक्षा भी होना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। उसके बाद है स्थायी कमेटी, यानी सार्क देशों के विदेश सचिव स्थायी कमेटी सदस्य होते हैं। ये सार्क की नीति और कार्यक्रम में तालमेल पैदा करती है, साधन जुटाती है और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के निसंदेही करती है और इसकी बैठक जो है प्राय होती रहती है, परंतु वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद तकनीकी कमेटी।
शार्क देशों की प्रतिनिधित्व तकनीकी कमेटी सदस्य होते हैं और ये कमेटी शार्क के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह कमेटी समय अपनी रिपोर्ट स्थायी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पर निगरानी रखना सरकार के लिए या कोई भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सफल होती है जब उस पर निगरानी रखी जाती है और उसको समय समय पर जो है निरीक्षण करना भी इम्पोर्टेंट रहती है। उसके पश्चात है कार्य कमेटी। स्थायी कमेटी एक कार्य कमेटी का गठन कर सकती है जिसमें उन देशों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष जो है कार्यक्रम को लागू करने में संबंधित होते हैं। इस कमेटी के सदस्य की संख्या जो है कम से कम 3 होती है। उसके बाद होता है सचिव। सचिव भी होना बहुत ज़रूरी होता है। सचिव सार्क का मुख्य कार्यालय है जो है 1987 ईस्वी में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थगित किया गया था। महासचिव इसका इंचार्ज होता है और उसकी सहायता के लिए शेष स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। महासचिव 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य राष्ट्र में चुना जाता है और महासचिव का पद सदस्य राज्य में बारी बारी घूमता रहता है और बारी बारी आने पर संबंधित देश द्वारा इस पद के लिए व्यक्ति मनोनीत किए भी जाते हैं, जिसके नाम सदस्य के देश अपनी स्वीकृति देती है। महासचिव के जो है मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सार्क के प्रोग्राम में तालमेल पैदा करना कि सार्क के जो प्रोग्राम होती है उसमें किसी तरह का त्रुटि न हो। दूसरा होता है सार्क के अंगों की बैठक का प्रबंधन करना कि जहाँ भी प्रबंधन करना, उनकी सुरक्षा, सभी चीज़ों की देखभाल करना ही महासचिव का मुख्य कार्य होता है। तीसरी बात रहती है कि सार्क का जो कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखना कि सार्क ने अब तक क्या कार्य किया है और इसका क्या परिणाम निकला है, वो महासचिव का कार्य होता है, उसके रिकॉर्ड रखना। उसके बाद होता है जो है चौथा जो है होने वाले सम्मेलन की विषय सूची तय और स्थान का निर्धारित करना, क्योंकि इस स्थान का निर्धारित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है और इसके विषय सूची की हम इस बार किस बात पे बात करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद 5वां होता है वो सभी कार्य करने जो इसे सौंपे जाएँ। जो भी कार्य होती है उसको यहाँ पर सौंपना भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद जो है देश की कंट्रीब्यूशन, कौन देश जो है वित्तीय फाइनेंस कैसी करती है। आप देख सकते हो कि सबसे जो अधिक फाइनेंस करती है वो इंडिया करती है। ठीक है, पाकिस्तान उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव। तो सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है और इंडिया जो है सबसे आगे है, अग्रसर है इन चीज़ों में। तो इंडिया का जो है कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक 32% है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके पश्चात सार्क के 3 चार्टर्स होते हैं। एक राजनीतिक चार्टर होती है, एक सामाजिक चार्टर होती है और एक जो होती है लोकतंत्र चार्टर होती है। तो सबसे पहले तो आता है राजनीतिक चार्टर क्या होती है, जो 8 दिसंबर जो है 1985 को बांग्लादेश में हुए सार्क देशों के पहले शिखर सम्मेलन में राजनीतिक चार्टर के अपनाया गया था। इसकी कुल जो है 10 धाराएँ हैं। राजनीतिक चार्टर के अनुसार व्यवस्था की गई थी कि सार्क के सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे की राय लेनी चाहिए ताकि जो है तीसरे संसार के देश एंड थर्ड वर्ल्ड ऑफ कंट्री को प्राप्त होने वाली सहायता को सुनिश्चित बनाया जा सके। दूसरा जो था सामाजिक चार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में जनवरी 2002 में आयोजित किया गया था। सार्क देशों के 11वें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया जो है सामाजिक चार्टर की कुल 12 धाराएँ थी और सदस्य देशों के सामाजिक और जो है राष्ट्रीय विकास के लिए यत्न करने, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सार्क के उद्देश्यों को प्राप्त करना, स्त्री की स्थिति को में सुधार करना, बच्चों के अधिकार की रक्षा और उनकी भलाई को सुनिश्चित बनाना, क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए यत्न करने, नशे के प्रसार को रोकना आदि सामाजिक चार्टर के मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद बनाया गया था लोकतंत्र का चार्टर भूटान की राजधानी जो है थिम्पू में जो है अप्रैल 2010 में आयोजित किए गए थे सार्क देशों के 16वें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। सार्क के सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि सामाजिक, सार्वजनिक कल्याण, शांति, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, कानून का शासन, नागरिक के शासन अधिकार, लोगों की इच्छा का सम्मान आदि लोकतंत्र के चार्टर के मुख्य उद्देश्य बनाए गए थे। तो ये सारे उद्देश्य जो थे लोक कल्याण के लिए थे और जनहित के लिए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब तक जो है 19 शिखर सम्मेलन वार्ता सम्मानित हो चुकी है। कहते हैं इन सारे शिखर सम्मेलन में कभी कृषि के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी आतंकवाद के मुद्दे थे, ठीक है, कभी देश की शांति के लिए, कभी जो है देश की तरक्की के लिए, हर समय जो है समय समय पर इसके जो है सम्मेलन हुई है और इस पर इन बातों को उठाया गया है। ठीक है, कई शिखर सम्मेलन जो हुए हैं उनकी समय अवधि भी था जिसमें उन्होंने सभी बातों पर डिस्कस किया, जैसे कि हो गया गरीबी, भूखमरी, ठीक है, जो बच्चों का बाल विकास कैसे हो उन पर जोर दिया गया, कृषि के संबंध में वृद्धि करना, इन पर निर्भर
बातें दी गई, शस्त्र को निशस्त्रीकरण के लिए बातें की गई। हर तरह के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं सब में अलग अलग बातों का सूत्रपात किया गया है। ठीक है, सभी शिखर सम्मेलन में इन्हीं बातों पर ध्यान दिया गया है कि देश को जो है विकास के रास्ते में कैसे अग्रसर किया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है। देखिए दोस्तों, शिखर सम्मेलन जब भी किया गया है तो हम अच्छे देश की भलाई के लिए उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और सभी के मुद्दे जो थे हमेशा सदैव ही आतंकवादी मुद्दा मेन रहा है, क्योंकि हर देश जो है आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है। तो शिखर सम्मेलन के जो मुद्दे थे, जब भी शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, अब तक 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी आतंकवादी का मुद्दा ही था, जिन्होंने बहुत प्रायोरिटी दिया। और उसके बाद जो था पर्यावरण के बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर भी बात की गई। ठीक है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बाल मजदूरी होती है, उस पर भी जोर दिया गया। तो सब जो है अब तक जो है 19 हो चुके हैं, लेकिन 19वां जो शिखर सम्मेलन था उसको स्थगित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट में से माना जाता है कि आखिर जो था 19वें शिखर सम्मेलन को क्यों स्थगित कर दिया गया था। कहते हैं 30 सितंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा घोषणा जारी करके वह और जो है 10 नवंबर 2016 को उनके देश में आयोजित किए जाने वाले 19वें जो है शार्क शिखर सम्मेलन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 18 सितंबर 2016 को भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र उड़ी में स्थित सैन्य है जो हैंडवर्क पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवादियों द्वारा आक्रमण करके भारत के 18 सैनिकों को शहीद कर दिया गया, जिसके विरोध स्वरूप भारत सहित सार्क में अन्य सदस्य देशों ने अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका द्वारा शार्क सम्मेलन में भाग लेने के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट की गई। और इस सभी सदस्य देश के मत था कि दक्षिण एशियाई के इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और स्रोत है, जब तक पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों पर लगाम नहीं लगाई जाती है, शार्क शिखर सम्मेलन के लिए उचित वातावरण नहीं पैदा किया जाता है, तब तक जो है शार्क शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा। ये उनका परम वचन थी। नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा समय समय पर भारत का शार्क शिखर सम्मेलन बुलाए जाने के संबंधी सूचित किया गया, जबकि भारत द्वारा पाकिस्तान में शार्क शिखर सम्मेलन के बुलाए जाने संबंधी अपनी रुचि नहीं दिखाई गई, और किसी भी एक सदस्य देश की असहमति की स्थिति में शार्क शिखर सम्मेलन जो होती है वो स्थगित कर दी जाती है, जो कि इनका सिद्धांत है। और कोई एक देश अभी अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो यह अनिश्चित काल के लिए जो है शिखर सम्मेलन स्थगित कर दी जाती है। तो कहते हैं 19वें शिखर सम्मेलन जो था 2016 में होना था, काठमांडू में होना था, लेकिन पाकिस्तान की गतिविधियों की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया और सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करने में असमर्थता व्यक्त किया। इसी वजह से जो है 19वें शार्क शिखर सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात जब भारत में और पूरा विश्व में महामारी कोविड फैली, तब जाके शिखर सम्मेलन को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करवाना पड़ा। कहते हैं सार्क नेताओं की कोविड-19 खतरे से निपटने के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है सार्क की बैठक हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। सारे देश इस समय अकेले साथ में आ गए और जो कोविड-19 के जो प्रहार थी उसको उन्होंने बहुत ही डट के मुकाबला किया। कहते हैं विस्तृत स्तर पर फैली हुई कोरोना वायरस की महामारी जैसे कोविड-19 की भी कहा जाता है के साथ निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जो है 15 मार्च 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके सार्क के सदस्य देशों के साथ जो है शासन मुखिया के द्वारा लगाया गया था। पाकिस्तान द्वारा उनके स्वास्थ्य मंत्री जाफ़र मिर्ज़ा द्वारा भाग लिया गया था, और वीडियो कॉन्फ्रेंस को इस जो है मुसीबत का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से सुझाव भी दिए। पहला सुझाव तो यही था कि सुरक्षित योगदान के आधार पर कोविड-19 आपातकालीन जो है कोष कायम किया जाना चाहिए, जिसमें से सदस्य देश अपनी ज़रूरत अनुसार पैसा निकलवा सकेंगे। इस कोष में भारत द्वारा जो है $10 मिलियन का योगदान दिया जाने की घोषणा किया गया, यानी भारत की तरफ से 10 मिलियन डॉलर की योगदान दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश द्वारा $1.5 मिलियन का योगदान दिए जाने की घोषणा भी की गई। तुरंत कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ की टीम जो थी गठित की जानी चाहिए, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रत्येक सप्ताह मीटिंग की जानी चाहिए। विशेषज्ञों की यह टीम कोविड-19 के खतरे के निपटने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करेगी, ये इनकी मुख्य बात थी। उसके बाद तक कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए।
कोरोना वायरस के पैदा हुई समस्या को निपटने के लिए सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र यानी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को सक्रिय किया जाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उनका पांचवा विचार जो था नरेंद्र मोदी का, वो था कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए स्टाफ की ऑनलाइन मीटिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये जो था जो है कोविड-19 के जो है निपटने के लिए जो था सम्मेलन की गई थी। पहले जो थी 19वां सम्मेलन थी जो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों से जो है ये 19वां जो है सम्मेलन हुई, और हुई भी तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, और इसमें जो है कोविड-19 के निपटने के लिए हर तरह की बातें को सामने समक्ष रखा गया और इस पर बात विचार विमर्श किया गया, और इसको जो है कोविड-19 के जो आपातकालीन घोषित भी किया गया, प्लस इसके रिगार्डिंग जो था एक फ़ंड भी बनाई गई जिसमें भारत द्वारा जो है 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया और बांग्लादेश द्वारा जो है 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया, जिसमें कोई भी जो है देश निकाल के अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अग्रसर हो सके। उसके बाद है सार्क का क्या महत्व है, सार्क हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कहते हैं अभी आज सारा विश्व जो है विश्व गांव या ग्लोबल विलेज में बदल चुका है, परंतु फिर भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न समस्या होने के कारण आज विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बन के तैयार हो रखे हैं, और सार्क एक ऐसा ही संगठन है जो दक्षिण एशिया के राष्ट्रों द्वारा अपनी संयुक्त आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है 1985 में स्थापित किया गया था। सार्क का जो महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि संयुक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए मंच तैयार करता है। हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। ये देश लंबे समय तक साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण का शिकार रहे हैं और लगभग यह इकट्ठे ही स्वतंत्र भी हुए हैं। सार्क एक ऐसा मंच है जहां ये सभी देश अपनी स्वतंत्र समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और गरीबी, अनपढ़ता, आर्थिक पिछड़ापन और बेरोजगारी आदि इन देशों के संयुक्त समस्याएँ हैं। इसके उपरांत जो है 15 मार्च 2020 को कोविड-19 की जो महामारी निपटने के लिए एक सार्क देशों के शासन मुखियों में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस द्वारा इस समस्या के समाधान से निपटने के लिए विचार विमर्श भी किया गया और कई जो है विचार सामने रखा भी गया। उसके बाद था पारंपरिक आर्थिक लाभ भी हुआ। सार्क में शामिल देश एक दूसरे को आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। आज प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों के देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य है, और इसी तरह आज विभिन्न देशों को कोई न कोई कमी भी है। सार्क में सम्मिलित देश यदि परंपरागत व्यापार को विकसित करें तो इन्हें बहुत सारा जो है आर्थिक लाभ भी हो सकती है। दूरदराज देशों ने जो है आवश्यक वस्तुओं का आयात महंगा पड़ता है, जबकि निकट देशों से वस्तु जो है वही वस्तु प्राप्त कर लेना सस्ती पड़ती है। क्योंकि ये बात भी बहुत ज़रूरी है, अगर मान लीजिए हमारे पड़ोसी देशों से ही जो हमारी आवश्यकताएँ वो आ जाए तो हमें जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है बहुत दूर से लाने में जो है सामानों के वस्तुओं के जो है महंगाई और बढ़ जाती है। तो अगर हम सारे देश इकट्ठे हो जाए जो हमारे पड़ोसी देश हैं तो अपनी आवश्यकता हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। कहते हैं 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों के द्वारा दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी सेफ्टा लागू किया गया था, जिसका इन देशों को काफ़ी आर्थिक लाभ भी पहुंचा। कहते हैं सेफ्टा जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता। यानी सेफ्टा का जो होता है SAFTA का जो है पूरा नाम जो होता है क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों द्वारा दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौता के रूप में लागू किया गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहा और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा की भावना। सार्क इसमें जो है शामिल देशों को सामूहिक सुरक्षा की भावना भी प्रदान करता है। मालदीव पर जो है 3 नवंबर जो है 1998 को श्रीलंका के कुछ आतंकवादी द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, आक्रमण करने की वजह से क्या हुआ, मालदीव की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत द्वारा अपनी सेना भेजी गई थी तथा मालदीव को बचाया गया था। यद्यपि सैनिक सहयोग सार्क का उद्देश्य नहीं है, परंतु फिर भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। उसके बाद है संस्कृति विकास। सार्क में शामिल विभिन्न देशों के बीच अनेक प्रकार की सांस्कृतिक साझा पाई जाती है तथा वह परंपरा प्रयत्नों द्वारा संस्कृति विकास भी कर सकते हैं। सार्क के देशों में कलाकार एक दूसरे के देशों में जाते हैं तथा वहां जाकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। यदि इस संस्कृति आदान प्रदान को एक अस्थायी विशेषता बना दिया जाए तो इससे सभी देशों को संस्कृति प्रफुल्लता होती रहेगी और तथा इसका सभी को लाभ भी मिलेगा। उसके पश्चात था आतंकवादी पर नियंत्रण पाने में सहायक। देखिए, सार्क देशों का पारंपरिक सहयोग
जो है आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। आतंकवाद ने आज लगभग विश्व के सभी देशों को जो है प्रभावित किया है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है। आतंकवाद की जड़ें एक दूसरे देशों में हैं और उसके तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अकेला देश इस पर नियंत्रण नहीं पा सकता है। कहते हैं ना कि देश को तो कई देश संरक्षण जो है प्रदान करती है। अगर आतंकवाद को हम इसी तरह से संरक्षण देते रहें तो हो सकता है कि आतंकवाद जो है मंगोल की तरह जो है हम पे आक्रमण करते रहेंगे और हमारे जो है समाज को तहस नहस करते रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक आतंकवादियों को जो है फन को ना कुचला जाए, हमारा देश या कोई भी देश तरक्की करना संभव नहीं है। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, हर एक विश्व की समस्या है और ये जो है किसी भी देश को जो है विकसित होने के लिए सबसे बड़ा बाध्य करता है और हमेशा यह बाधा उत्पन्न करता है। तो आतंकवाद का समस्या जो है हर एक देश की जो है सर दर्द बन गई है। इसलिए आज ज़रूरत है कि विश्व के प्रत्येक देश मिलके इसकी समस्याओं का समाधान करे और इस पर जो हो सके उचित से उचित कार्रवाई करे। उसके पश्चात है दक्षिण एशिया विकास कोष की स्थापना। देखिए, कहते हैं भूटान के नरेश द्वारा जो है 1991 ईस्वी में कोलंबो में आयोजित किए गए जो है शार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया विकास कोष की स्थापना की सुझाव दिया गया था, जिसमें जो 1995 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए शार्क शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। इस संगठन की औपचारिक स्थापना जो थी 16 जून 1996 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। दक्षिण एशिया विकास कोष का मुख्य उद्देश्य सार्क देशों में चल रही विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रीय निवेश की प्रवृत्ति से उत्साहित करना और ऐसी योजनाओं को जो है उत्साहित करना है जिसका लाभ 2 या 2 से अधिक देशों को पहुंचाया जा सके। आरंभ में जो है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी के साथ यह कोष स्थापित किया गया था। उसके बाद कहते हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी सेफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के से प्रेरणा लेकर 1993 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित जो है 7वें शार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क देश द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करके उदार व्यापार नीति अपनाए जाने के निश्चय किया गया था। आखिर उदार जो है व्यापार का अर्थ क्या होता है? उदार व्यापार का अर्थ होता है कि उसमें जो है मुफ्त किया जाए, इसमें कोई तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है एक दूसरे जो है सहयोगी देश में व्यापार करने से। इससे क्या होता है, व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और जो व्यापारी होते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो है अपने सामानों को जो है मित्र राष्ट्रों में जो है अपने देशों के आसपास जो देश हैं उनमें है व्यापार कर सकते हैं। तो यही बात जो है उदार व्यापार करने की नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम उदारीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात समय समय पर इस समझौता को लागू करने के लिए सार्क देशों द्वारा अपनी वचनबद्धता प्रकट की गई है। 2011 में मालदीव के शहर अर्डू में आयोजित जो है 17वें शार्क शिखर सम्मेलन में जो है सप्टा को लागू करने के रास्ते के बीच में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए यत्न किए जाने का निर्णय भी किया गया था। परंतु विभिन्न देशों के परस्पर मतभेद के कारण स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत से देश जो है अपनी जो है लाभ को सोच रहे हैं, लाभ कमाने के चक्कर में हैं, इसलिए वे जो है सप्टा जल्दी से लागू होने में सक्षम नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अगर कोई मुफ्त व्यापार कर दिया जाए तो उनको बहुत से चीज़ों में जो है देशों को हानि पहुँचती है। लेकिन दो देश ये नहीं जानते हैं कि देश जो है एक गरीब देश है, एक अमीर देश है। अगर हम सब सहयोग मिलके साथ मिलके चलें तो हो सकता है कि जो है हम काफ़ी अच्छे भी बन जाएं और अपने नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं देने में सक्षम भी हो जाएं। तो कई देश जो है इसके कई कार्य में रुकावट करता है, सेप्टा को लागू करने के लिए उनकी जो है नीति मान्य नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो है सेप्टा जो है काफ़ी जो है संकटों में घिर जाता है। उसके पश्चात है महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना। सार्क सदस्य देश कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना में सफल भी हो पाए हैं, जिसका लाभ है सभी देशों के हुआ है। कहते हैं कि 1998 में कृषि से संबंधित एक केंद्र स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी नवीनतम खोज करना तथा सदस्य देशों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। इस तरह ढाका में मौसम संबंधी खोज केंद्र कायम किया गया था, जिसका उद्देश्य मौसम संबंधी खोज करना और उसकी जानकारी सदस्य देशों को प्रदान करना। सार्क देशों द्वारा काठमांडू नेपाल में तपेदिक केंद्र यानी ट्यूबरकुलोसिस सेंटर का स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य तपेदिक की रोकथाम के लिए यत्न करना। देखिए दोस्तों, आजकल जो तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस है, आप सोच रहे होगे कि तपेदिक
या ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। साधारण शब्दों में सबको ये बात नॉलेज है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका अर्थ होता है टीबी। ठीक है, टीबी जो होती है कई देशों के लिए तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आज कहते हैं कि टीबी का इलाज जो है सक्षम है, तो कई देशों में जो है इसकी सुविधाएं नहीं हैं। इसीलिए जो है काठमांडू में जो है तपेदिक केंद्र यानी ट्यूबरक्लोसिस सेंटर खोली गई है, जिसमें जो है इसके रोकथाम के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे अगर संस्थाएं बनाए जाएगा, हम मिलकर अगर करते हैं, सभी देश मिलकर करते हैं, तो कोविड-19 क्या कोई भी बीमारी होगा उससे हम सफलतापूर्वक हम उसका सामना कर सकते हैं। चाहे आतंकवादी हमला ही क्यों न हो, आतंकवादी का गतिविधियाँ ही क्यों न हो, अगर हम सब एक बन जाते हैं तो हो सकता है इस पर जो है हम दोहरी पावर से उस पर अटैक कर दें। लेकिन कहते हैं कुछ देशों के जो है मंशा शायद अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो होती है संभव नहीं रह जाती हैं। तो इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सभी देश जब सार्क के सदस्य हैं तो उनको एक देश कल्याण के लिए ही और अपने देश के नागरिकों के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और उनको उन्हीं के हितों के लिए ही फैसला लेना जो है उचित माना जाता है। उसके पश्चात है कुछ वर्षों का अनुसरण करना। कहते हैं सार्क द्वारा विश्व और सार्क देशों की महत्वपूर्ण समस्या की ओर विशेष जो है देशों का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ वर्षों के विशेष समस्याओं के साथ जोड़कर जो है मनाए जाने का फैसला किया भी गया था। जैसे कि कहते हैं 1989 के वर्ष को नशीली वस्तु के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी जो है 1990 के वर्ष को कन्या वर्ष और 1991 वर्ष को आश्रय का वर्ष यानी 2000 जो है 1992 को वर्ष वातावरण का यानी ईयर ऑफ इन्वायरमेंट जो है 1993 को वर्ष को असमर्था व्यक्तियों का वर्ष मनाया गया था। उसी तरह 1905 जो 1995 के वर्ष को गरीबी खत्म करने का वर्ष बनाया गया था। तो कहते हैं घोषित किया गया था इस सबका उद्देश्य सार्क देशों और विश्व के जो है ध्यान गंभीर समस्याओं की ओर कराना था। तो जो कहते हैं सार्क की जो है कुछ वर्षों को जो अनुसरण उन्होंने किया था, जिसमें जो था 1989 में जो है उन्होंने नशीली वस्तु के जो रोक पर संबंधी पर उन्होंने किया था। उसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने जो है कन्या वर्ष मनाई थी और 91 में जो था उन्होंने आश्रय वर्ष मनाया था और 92 में उन्होंने वातावरण दिवस मनाया था। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने कई वर्ष मनाए थे, जिसमें 1995 में उन्होंने गरीबी खत्म करने के भी वर्ष मनाए। जिससे क्या होता है, ये सब मनाने से ये होता है कि उनके अंदर जो है भावना देश प्रति काफ़ी जागरूक रहती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है और मान्यपूर्ण भी रहती है। विभिन्न मुद्दों पर परस्पर सहयोगियों की भी आवश्यकता होती है। कहते हैं अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनके हल के लिए सार्क देश द्वारा परस्पर सहयोग जरूरी है। सार्क के लगभग सभी देशों को गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अनपढ़ता, बेरोजगारी, सेहत की कमी, प्राकृतिक आपदाएं और जो है आधारिक संरचना की कमी, नस्ली हिंसा आदि से जूझना पड़ता है। और ये देश तो हमेशा ही जूझते ही रहती है। आए दिन जो होता है हर देश में जो है सांप्रदायिक दंगा होता है, फसाद होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है समस्या बहुत ही गंभीर है। इन समस्याओं को हल के लिए सार्क देशों द्वारा समय समय पर परस्पर सहयोग विकसित करने पर जोर दिया गया है। और 2014 जो है में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक जो है 36 जो मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिस द्वारा इस सभी मुद्दों को जो है निशानदेही की गई थी और इसके हल के लिए आपसी सहयोग विकसित करने पर जोर दिया गया था। उसके बाद है दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी की स्थापना। कहते हैं ये भी चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसमें जो था ये अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के जो है 14वें शिखर सम्मेलन में भारत दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जाने की निर्णय लिया गया था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है 2010 में दिल्ली में दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी का उद्देश्य सार्क देशों को विद्यार्थियों में आपसी सहयोग और आपसी सूझबूझ विकसित करना, उत्तरदायित्व जो है बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण, नवयुवकों में योग्य नेतृत्व के गुण पैदा करने और उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान में बढ़ोतरी करना निश्चित किया गया था। आज हम यूनिवर्सिटी में अनेकों विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की डिग्री पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि देश कल्याण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी था कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर हर देश के जो है हर राज्य जो 8 देश हैं उनके देश के व्यक्ति बच्चे आएँ और पढ़ के एक अपना जो है एक विचारधारा बनाए। उसके बाद है मानव अधिकारों की सुरक्षा। कहते हैं मानव अधिकार का उल्लंघन आज विश्व भर में गंभीर समस्या बन गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए चिंतित है और मानव अधिकार की गंभीरता और उनकी महत्ता को मुख्य रखते हुए जो है
जो है दिसंबर 1991 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित सार्क देशों के और उनकी महत्ता जो है मुख्य रखते हुए जो है 1991 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित सार्क देशों के छठे शिखर सम्मेलन में जो है मानवाधिकार सुरक्षा के लिए ठीक प्रबंधन किया गया है, ठीक है, और किए जाने पर जोर भी दिया गया था। इस सम्मेलन के सदस्य राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का आदर करना और उनकी सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता प्रकट करने की बात कही गई थी। इसमें यही बात बताई गई थी कि प्रत्येक मानव जो है प्रत्येक को अपना अपना अधिकार है और उनको सुरक्षित प्रदान करना जो है सरकार के प्राथमिकता में से एक मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सरकार के लिए एक सामान्य है। तो इन बातों पर जो है उस समय बहुत काफ़ी जोर दिया गया था। उसके पश्चात था सार्क व्यापार तथा जो है उद्योग भवन की स्थापना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। कहते हैं कि फरवरी 1994 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कराची में सार्क व्यापार तथा उद्योग भवन यानी SCCI की स्थापना की गई थी। SCCI की स्थापना की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था, जिसका उद्देश्य सार्क के सदस्य देशों के मध्य परस्पर व्यापार को जो है उत्साहित करना था। सार्क की संस्था द्वारा भारत के उद्योग संघ FICCI के साथ सूचना का आदान प्रदान करना आरंभ किया गया था। इसके पश्चात यह संस्था सार्क के शेष सदस्यों को भी परस्पर व्यापार संबंधी सूचना के आदान प्रदान में सहायता कर रही है तथा परस्पर व्यापार को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है किसी भी देश के प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है देश की तरक्की के लिए बनाई जाती है। इससे क्या होता है सभी देश जो है मिल के काम करते हैं तो इससे देश जो है प्रगति के राह पे आगे बढ़ती है। इसलिए बहुत से सारे जितने भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसका यही उद्देश्य होता है, यही कार्य होता है, ठीक है। तो आप इसमें निष्कर्ष के रूप में ये बात जरूर लिख सकते हो, कंक्लूजन यही लिख सकते हो कि सार्क की अपनी विशेष महत्ता है तथा इसके द्वारा विभिन्न जो है क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई है। परंतु इस सब के बावजूद भी सार्क यूरोपीय संघ जैसा प्रभावशाली संगठन बनने में असमर्थ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लोगों की जो है वहाँ के देशों की जो विचारधारा है उससे मजबूत बनती है। भारत बेशकली इसमें अग्रसर है, बाकी जो उसके पड़ोसी देश हैं कई देश जो है इस पर गंभीरता नहीं ले रही है और न ही उनका मकसद जो है सार्क को आगे बढ़ाने का है। तो कहते हैं ना, अगर नाटो आगे पावरफुल है तो उसका यही है कि इसमें अमेरिका के द्वारा जो है बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया है। अगर एक भारत ही इसमें सहयोग करे और बाकी देश ना करे तो इस सार्क जो है मजबूत कभी भी नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी लिखी जा सकती है कि प्रभावी संगठन बनाने में असमर्थ रहा है तो इसका कारण भी सबसे बड़ा यही बनती है। इसके सदस्य देशों के मध्य पाए जाने वाले प्रमेय विवाद इसकी असफलता जो है सफलता के मार्ग में बड़ी रुकावट है। देखिए आए दिन जो होता है हम हमारे पड़ोसी देशों से कुछ ना कुछ बातों पर अनबन बनी रहती है, जिसकी वजह से जो है सार्क जो है आगे प्रगति करने में काफ़ी उसके रुकावटें आ रही है, ठीक है। और जो इनकी मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी हो रखी है। और कहते हैं सदस्य देशों द्वारा परस्पर विवादों में ऊपर उठकर सार्क की सफलता के लिए प्रभावशाली भूमिका निभाने जाने की आवश्यकता है। हमें कभी भी जो है आपसी संबंधों को ध्यान में न रख के हमें जो है विश्वव्यापी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी देश जो है आपस में मिल जाएं, सार्क देश अगर आपस में मिल जाते हैं तो हो सकता है कि जो विदेशी देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, जो भी है जितने भी देश हैं उन पे हम करारी प्रहार भी कर सकते हैं और उनको हम झुकने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये देश तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, आपस में ही अपने घरेलू विवादों पे ही लटके रहते हैं और आपस में जो है कभी आतंकवादी मामले में कभी किस मामले में लगे रहते हैं। तो ये विश्व में कहाँ से पावरफुल बनेंगे। कहते हैं आपस में लड़ने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं एकता में बल। एकता में तो बल इनमें है ही नहीं, तो सार्क देशों को कैसे मजबूत बनाएंगे, शायद इसका तो भविष्य में ही फैसला हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हम जो है इसका है बी पार्ट में करेंगे सार्क की समस्या, ठीक है। तो आप आगे भी रहिए बने हुए मेरे साथ, ठीक है। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप फाइनल ईयर में हो इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते, आगे दूसरे बच्चों को जो है पहुंचा नहीं सकते। देखिए दोस्तों, जो दूसरे का हेल्प करता है वही समाज में जो है महत्वपूर्ण कहलाता है। आप भी कभी दूसरे देशों की तरह न बनिए कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रहिए, इसको आगे बढ़ाइए जिसको दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो, दूसरा बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है लाइन वाइज लाइन सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर ही आपको करके दिखा रहा है
और कहीं और नहीं मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सोचिए मत, विचार मत कीजिए, हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर अभी जुड़िए और दूसरे बच्चों को जो है व्हाट्सअप ग्रुप लगाने के लिए प्रेरित कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही कार्य नहीं करता है। 8th 9th 10th 11th 12th CBSE की सभी जो है सब्जेक्टों का जो है ये करेगा अध्ययन। उसके बाद जो है आपको NIOS के 10th और +2 को भी साथ में लेकर चलेगा और BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक भी कार्य करने के लिए अग्रसर है। तो सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय बीत जाने कहते हैं ना, कहीं हाथ से कहीं रेत निकल ना जाए। सोचिएगा दोबारा मैं आऊँगा, मुझे त्रिपाण स्टडी आपके आँख के सामने रहेगा तो आप गलतफहमी में रहोगे, क्योंकि अगर आपको नाम भी याद रहेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर तो आप लिखोगे तो शायद त्रिपस कर दे, तो शायद रिसर्च करने में आपके लिए सक्षम नहीं रह पाओगे। तो सोचिए मत, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।